तो देखिए, इस यात्रा की तैयारी अब पूरी हो चुकी है और ऐसे में आकाश सिन्हा स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहला मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके लिए यात्रा कैसी है और कितनी महत्वपूर्ण आपके हिसाब से ये यात्रा है? बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है क्योंकि अब 40 साल बाद हम वापस स्पेस पे रिटर्न कर रहे हैं और हमारा गगनयान मिशन भी आने वाला है। तो एक तरह से गगनयान मिशन की ही तैयारी है, बिकॉज हम वहां जाएंगे। 14 से 21 दिन का ये मिशन हो सकता है और इसमें फ्लाइट भी होगा, डॉकिंग भी होगा, फिर वापस रिटर्न भी होगा। और इन सारी चीजों का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें भी हमें मिलेंगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और इसके अलावा कुछ इसरो के बहुत क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं। स्पेशली हम ये भी देखें कि स्पेस में एग्रीकल्चर कैसे किया जा सकता है, जो कि बाकी आने वाले मिशन में बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है आकाश जी, लौटेंगे आपके पास और भी आपसे समझेंगे इस पूरे मिशन को लेकर भी, और इसमें क्या तैयारी का पूरा प्रोसीजर होता है और क्या क्या चैलेंजेस शुभांशु को वहां फेस करने होंगे। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी और उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से खास रहने वाली है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे हैं और एक्सियोम 4 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स का एक संयुक्त मिशन है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के इस मिशन पायलट है। शुभांशु शुक्ला इस मिशन में स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को उड़ाएंगे। वे इसके पायलट हैं। इसके लिए एक्सियोम स्पेस ने शुभांशु शुक्ला को खास तरीके की ट्रेनिंग भी दी है। उन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया में खास ट्रेनिंग दी गई। शुभांशु का चयन 2024 में इस मिशन के लिए हुआ था और उन्हें खास तौर से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। उन्हें इस अंतरिक्ष यान के लॉन्च प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया है। उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के दौरान इमरजेंसी प्रोटोकॉल के बारे में भी बताया गया है। बिल्कुल, और अंतरिक्ष यात्रा से पहले 25 मई 2025 से उन्हें इस मिशन के दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्वारंटीन कर दिया गया था और उन्हें अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर में क्वारंटीन किया गया। इस मिशन के साथ ही शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, क्योंकि उनसे पहले राकेश शर्मा आईएसएस नहीं गए थे, बल्कि तत्कालीन सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन सोल्यूट 7 भेजा गया था। एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुने जाने से पहले शुभांशु शुक्ला को भी रूस में 1 साल ट्रेनिंग मिली है और उन्हें 2019 में रूस में अंतरिक्ष यात्रा के लिए ट्रेनिंग दी गई। रूस में उन्हें माइक्रोग्रेविटी में काम करने की ट्रेनिंग दी गई। वहां उन्हें स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और अनडॉकिंग के कौशल भी सिखाए गए। और शुभांशु शुक्ला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन में भी शामिल है। इससे पहले एक्सियोम 4 मिशन के जरिए उन्हें अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत सरकार ने 550 करोड़ रुपए खर्च किए, क्योंकि उनका ये अनुभव गगनयान मिशन में भी काम आएगा। इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचकर शुभांशु इसरो के लिए 7 प्रयोग करेंगे। वहीं नासा के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भी वो 5 प्रयोग करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल पूजा, देखिए सबके जहन में ये जानने की तमन्ना होगी कि आखिर शुभांशु शुक्ला कौन है, उन्हें अंतरिक्ष यात्रा पर क्यों भेजा जा रहा है। बिल्कुल गुंजन, तो सबको ये बता दें कि शुभांशु शुक्ला के बारे में कुछ अहम जानकारी अब आपको देते हैं। दरअसल शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को हुआ था, यानी अभी केवल 40 साल की उनकी उम्र है। हालांकि वे भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के ऊंचे ओहदे पर हैं। शुभांशु शुक्ला वायुसेना के अनुभवी टेस्ट पायलट हैं और उनका यह अनुभव अंतरिक्ष यात्रा के लिए काफी मायने भी रखता है। उन्हें 2006 में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला था और यानी कि 2006 से वो वायुसेना में पायलट है। तब से अब तक वो 2000 घंटे फाइटर प्लेन उड़ा चुके हैं। शुभांशु शुक्ला कई फाइटर प्लेन भी उड़ा चुके हैं। शुभांशु शुक्ला SU-30, MKI, MiG-21S और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं। वो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे और उनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा भी की थी। तो ये पूरा सफर उनका रहने वाला है। आकाश स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार रुक करते हैं फिर से। आकाश जी, पूरी उनकी यात्रा के बारे में तो हमने बताया, लेकिन इसमें कई सारी ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आएंगी। कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है और किस तरीके की तैयारी से गुजरना पड़ता है अगर इस तरीके की कोई स्पेस की यात्रा होती है तो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। तो आप समझिए, जो स्पेस मिशन में लोग जाते हैं तो दे आर परहैप्स द फिटेस्ट, बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली, और उनकी प्रिपरेशन भी इसी
एंगल से की जाती है। जैसे आपने बताया कि वो उनकी ट्रेनिंग हुई रशिया में और फिर यूएस में भी, तो इस ट्रेनिंग के दौरान उनको कई तरह के टेस्ट और ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। जैसे कि एक तो उनकी सिमुलेटर में ट्रेनिंग होती है जिसमें पूरा स्पेस मिशन को सिमुलेशन में दे रन इट। फिर सेंट्रीफ्यूग टेस्ट होते हैं जिसमें आपको एक सेंट्रीफ्यूग में घुमाते हैं, और इनफैक्ट अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं हो तो उसमें आपको उल्टियां होने लगेंगी और बहुत आपको चक्कर आएंगे, क्योंकि उस तरह की ही एक्सेलरेशन स्पेस में जब आप जाते हैं और जब आप एक्सेलरेट या डिसेलरेट करते हैं तो आपको उस तरह की इंटेंस एक्सेलरेशन और इंटेंस ग्रेविटी को झेलना पड़ता है। हाँ, हालांकि ये एक आम बात होती है फाइटर पायलट्स के लिए, क्योंकि उनको आदत होती है 8 Gs 10 Gs तक भी टॉलरेट करने की। उसके अलावा जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस होती हैं जिनको कि अक्सर पैराबोलिक फ्लाइट या जिसको वॉमिट कॉमेट भी बोलते हैं उसमें की जाती है, जिसमें प्लेन ऊपर जाता है फिर एकदम से नीचे गिरता है जीरो ग्रेविटी में और फिर वापस ऊपर जाता है, और ये कई बार रिपीट किया जाता है ताकि जीरो ग्रेविटी का पूरा एक्सपीरियंस मिल पाए। उसके अलावा कई सारी इमरजेंसी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, और इन सब को करने के बाद साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी होती है, क्योंकि आपको काफी एक छोटे से एरिया में जीरो ग्रेविटी में काफी कम और लिमिटेड रिसोर्सेज में और एक बंद एनवायरनमेंट में अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया टाइप प्रॉब्लम है तो फिर आप शायद स्पेस में नहीं जा पाए। तो फिजिकली एज वेल एज मेंटली बहुत ही इंटेंस तैयारी होती है। एंड द फैक्ट कि ये हमारे जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द फिटेस्ट फिजिकली एज वेल एज मेंटली, और उनकी तैयारी भी इसी हिसाब से की गई है। बिल्कुल सर, आपके पास और भी आना चाहेंगे और जानकारी लेंगे। उसी के साथ आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा पूरे देश को गर्व से भर देने वाली है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेटे की ये कामयाबी पिता को किस तरह से गर्व से भर देगी। शुभांशु के पिता अपने बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व से फूले नहीं समा रहे। ऐसे में शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला से हमने खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस बार इतिहास रचा जाएगा। इतिहास जो कि अंतरिक्ष में रचा जाएगा, जो शुभांशु शुक्ला की वजह से होगा, जो एक्सियम 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में एंटर करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए उनके पिताजी हैं, आइए जानते हैं उनके साथ कैसा रहा ये पल। तो सबसे पहले तो आपको बताइए कैसा लग रहा है आपको ऐसा पिता होने के नाते? बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व भी हो रहा है हम लोगों को, जो है परिवार को, सबको। हमारा बच्चा जो है इतनी ऊंचाई पर जा रहा, इसका हमें बड़ी खुशी है, और इसके लिए हम जो है सभी को धन्यवाद देते हैं, इसके मतलब जो मिशन में जुड़े हुए हैं सबके लिए। थोड़ा उनके स्कूलिंग के बारे में बताइए, कैसी रही सर की स्कूलिंग? स्कूलिंग अच्छी थी, स्कूलिंग हमेशा जो है स्वयं ही पढ़ता था, और स्कूलिंग अच्छी थी, अच्छे मतलब वो रहता था, टॉप में ही रहते थे। तो प्रॉपर स्कूलिंग यहाँ लखनऊ से हुई कि? प्रॉपर लखनऊ से ही हुई। प्रॉपर लखनऊ से हुई? प्रॉपर लखनऊ से ही हुई, और सीमेस में शुरू से लगा, नर्सरी से लगा के इंटर तक सीमेस से ही उसने किया था। तो इनका सिलेक्शन किस उम्र पे हो गया था? इनका सिलेक्शन 16 साल के पहले, 16 साल में हो गया, 16 साल में हो गया। अच्छा, 16 साल पे सिलेक्शन ले लिया था उन्होंने। तो और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बेटे के बारे में? अब बेटा मेहनती है, लगनशील है, और अपनी कड़ी मेहनत करता है, उसी के सहारे जो है हर काम अपना पूरा करता चला जा रहा है, और भविष्य में भी उसको पूरी सक्सेस मिलेगी। और हम लोग तो यही दुआ करते हैं कि जिस काम में वो हाथ डालें उनका पूरा हो, और उनके इस मिशन के लिए हम जो है ईश्वर से दुआएं करते हैं कि अच्छी तरह मिशन पूरा हो, और हमारी शुभकामनाएं हैं इसके लिए कि मतलब उनका मिशन बहुत अच्छी तरह पूरा हो। नासा की तरफ से ये पहला मिशन है, और अभी गगनयान में भी उनका एंट्री होगी, तो उसको देख के आप कैसे बताना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं उसको? अब ये तो भविष्य का वो इसरो का प्रोग्राम है जी, ये तो नासा के जॉइंट उससे वेंचर था। अब वो इसरो का जो प्रोग्राम होगा उसमें फिर से मतलब सभी लोग उसमें बच्चे, चारों बच्चों का जो है जी उसमें होना चाहिए, और इसरो के प्रोग्राम में जो है ये रहेंगे, उसी में साथ में इसरो में है ही हैं, अब तो साथ ही में रहना है उनको, जो भी वो डिसाइड करेगा इसरो उसी के थ्रू इनका भी होगा। जिस समय आपको पता चला था कि ये नासा से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे जाएंगे, तो उस समय के पल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसा लगा था आपको उस समय? बहुत अच्छा लगा था, जो चाहते थे पहले तो नहीं बताया था इसने कि मतलब हमारा हो रहा है, मगर जब मालूम हुआ तो
बहुत अच्छा लगा कि मतलब चलो तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हारी पूरी हो गई, तो हमें हमारे परिवार को सभी को जो है बड़ा अच्छा लगा। इसकी मतलब उसकी इच्छा जो थी कि उसमें जाने की, तो उसकी इच्छा पूरी हुई। देखिए आकाश जी, हम अभी सुनवा रहे थे अपने दर्शकों को, शुभांशु के पिता काफी ज्यादा खुश हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं अपने बेटे पर। देखिए परिवार को तो गर्व है ही, भारतवासियों को भी शुभांशु पर गर्व है। ऐसे में ये जो मिशन है आकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे भारत के लिए कितना बड़ा ये मील का पत्थर साबित होगा? जी हाँ, जैसे मैंने बोला, भारत के लिए एक बहुत ही अहम मिशन है, क्योंकि हम जल्दी ही अपना गगनयान मिशन लॉन्च करने वाले हैं और गगनयान मिशन में हम अपने एस्ट्रोनॉट्स फिर से भेजेंगे। और हमारे लिए एक, आप समझ लीजिए कि ये एक ड्राई रन एक तरीके से ऑलमोस्ट, जिसमें कि इस मिशन पे ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम हर एस्पेक्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और हर उस एस्पेक्ट के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही क्रिटिकल मिशन है हमारे लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि वो स्पेस मिशन में जो स्पेस एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ये फ्यूचर में काम आ सकता है। जब कभी मार्स पे या मून पे कॉलोनी सेटअप होंगी तो उस समय स्पेस मिशन में काम आएगा। और भारत का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसे कि अगर आप देखें चंद्रयान मिशन में भी जब हम गए थे, तो हालांकि काफी देश गए थे, बट जब हमने चंद्रयान मिशन किया तो हम साउथ पोल पे गए, सबसे मुश्किल जगह पे, और हमारे मिशन ने सबसे पहले पानी भी ढूंढा वहां पे। और सिमिलरली इस गगनयान मिशन से भी हमें कुछ वैसी आशाएं हैं कि हम कुछ अलग करेंगे और कुछ एक अच्छे तरीके से उसको करेंगे। और उसके लिए एक अच्छी बात है कि इसरो तैयारी पूरी करता है और इसी तैयारी के तहत आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। ठीक है आकाश जी, लौटेंगे आपके पास। इम्पोर्टेंट कितना ज्यादा है ये मिशन भारत के लिए, इसरो के लिए, ये और मैं आपसे डिटेल में समझूंगी। लेकिन उससे पहले देखिए बेटे शुभांशु की इस उपलब्धि पर माँ की आंखें भी खुशी से छलक पड़ी है। माँ आशा शुक्ला का क्या कहना है? उन्हें हमेशा से लगता था कि उनका बेटा एक ना एक दिन अंतरिक्ष के सफर पर जरूर जाएगा। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय शुभांशु जी की माताजी हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा उनका ये सफर। मैं सबसे पहले तो बधाई आपको। थैंक यू। माँ के लिए एक बहुत अनमोल पल होता है, उसको आप कैसे आज व्यक्त करना चाहती हैं? अनमोल पल तो है ही, जिसका बच्चा ऐसा नगीना निकले तो उसके लिए तो अनमोल पल होगा ही होगा। हाँ, हमारा बच्चा निकला है, नगीना बन के निकला है। दुनिया पूरा उसको देख रही, याद कर रही पूरी दुनिया। पूरे भारत में हर जगह उसका नाम रोशन हो रहा है, गली मोहल्ले में, घर परिवार में, सब इतना खुश हैं, बहुत ज़्यादा गौरव महसूस कर रहे हैं। तो अपने को तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। जब उन्होंने पहली बार बताया कि वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए सेलेक्ट हो गया नासा की तरफ से, तब आपका क्या रिएक्शन था उस समय? रिएक्शन कुछ नहीं, मुझे तो पहले से मालूम था। देखिए, मैं थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी को पढ़ती हूँ, समझती हूँ। मुझे पहले से मालूम था कि ये जाएगा। हम बार बार उसको, बच्चे को कहते थे कि तुम्हारा होगा, सिलेक्शन होगा, बार बार कह रहे थे। तो कह रहा था सारे बच्चों की माँ यही कहती हैं। हमने कहा हाँ, कहती सारी माँ चाहती है हमारा बच्चा जाए, लेकिन हमको मालूम था कि इसका होगा, 100% होगा। इसलिए हमको लग रहा था कि, तो ज़्यादा कोई विशेष नहीं लगा था कि हाँ, हमको मालूम था कि इसका होना ही होना है। वहाँ पे इतना ब्रिलियंट था ये पहले से ही जी, इतना दृढ़ता से, इतनी लगन से वो मेहनत कर रहा था। इस वजह से लगता था कि इसका सिलेक्शन तो होना ही होना है। आपकी आखिरी बार अभी इस बीच में कब बात हुई और क्या बात हुई, कुछ बताना बात तो रोज हो जाती, फोन एक बार दिन में रोज आ जाता है, किसी न किसी समय, शाम को या सुबह कोई टाइम फोन से बात हो जाती है रोज। जब 16 साल की उम्र पर सिलेक्शन हुआ था उनका, तो उस समय का पल आप कुछ बताना चाहेंगी? उस समय का पल तो हमारे लिए बहुत खराब था, इसलिए क्योंकि ये दोनों बेटियां बड़ी थी, इनकी दोनों की शादी की थी। तो मन में यही था कि अब इस बच्चे को ये जितना पढ़ेगा उतना पढ़ाएंगे, इसको अपने पास रखेंगे। 16 साल का है, भी उम्र भी नहीं है, इनका रिटायरमेंट भी नहीं हुआ था। तो हम ये चाहते थे कि खूब पढ़े, जितना पढ़ सकता उतना मैं यहाँ से फॉरेन तक इसको पढ़ाऊंगी। ये मेरे मन में विचार था हम दोनों लोगों के बीच। लेकिन वो कहते हैं ना, जो लिखा है किस्मत में जिसकी, उसका, वो उसने कोई बच्चा स्कूल में फॉर्म लाया होगा इंडिया का, उसने भरा नहीं, इनको दे दिया कि तुम भर दो। इन्होंने भर दिया हम लोगों को बगैर बताए ही, उसमें इनका सिलेक्शन हो गया। बाद में उसी लड़के ने हमको खबर दी कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया। तो आप फॉरेन तक जाने का सोच रही थी, आज आपका बेटा अंतरिक्ष जा रहा है। हाँ, जरूर जा रहा है। हमको लोगों को बुलाया भी गया था, हम लोग जा नहीं पाए किसी कारणवश से, थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज हैं। तो नहीं तो हम लोगों को तो ऑफर किया गया था, हाँ, इस लॉन्चिंग डेट पे बुलाया गया है हम लोगों को वहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले थे शुभांशु शुक्ला जी, तो उस समय कैसा पल था? क्या आप लोगों से बातचीत हुई, कुछ बताना चाहेंगे? अब वो पल तो बहुत ही
उस समय तो इतना गौरव महसूस करने का पल था कि प्रधानमंत्री जी सामने खड़े थे और हम लोग मतलब पास से उनसे बात कर रहे थे, देख रहे थे सब बच्चों के जब वो लगा रहे थे बैच, तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। पूरे हाल में हमको लगता कोई ऐसा नहीं था जो खुश नहीं था, सब ताली बजा रहे थे, सबके आंखें नम थी इस पल को देखने के लिए। इतना अविस्मरणीय पल था वो। तो उन बच्चों के लिए क्या है जो प्रेरणा स्रोत के, आप क्या बताना चाहेंगी जिनको जाने का मन करता है मगर शायद किसी कारणवश शायद ना जा पाते हो? अब यही है बच्चे भाई जो मेहनत करें, मेहनत तो बहुत है इसमें, अनलिमिटेड मेहनत है, और पढ़ाई लिखाई और खेल कूद हर चीज शामिल है। जो बच्चे पूरी तरह से अपने को झोंक सकते हैं वही हम उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे। ये नहीं कि बचपन की कोई ऐसी शरारत वाली बात जो आपको याद कोई हो? शरारत नहीं, हमारे बच्चे में कोई शरारत नाम की चीज नहीं थी, और बहुत सीधा बच्चा था। हम तो सीधी बात कहेंगे, बहुत सीधा बच्चा था शुरुआत से ही। कोई हमको आज तक उसकी कोई शरारत याद नहीं है, ना कोई डिमांड थी उसकी, ना कोई शरारत थी हमारी समझ में, हमें तो नहीं याद है। तो आपने सुना किस तरीके से शुभांशु के माता पिता उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आकाश जी, हम लगातार शुभांशु के बारे में तो समझ ही रहे हैं, उनका ये पूरा जो जर्नी है कितनी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, एक तो ये सवाल है मेरा। दूसरा, गगनयान में आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसका काफी फायदा हमें देखने को मिलेगा। कैसे हमें इसका फायदा मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड बताएं। तो पहले जो आपने जर्नी के चैलेंजेस का पूछा, तो एक्सक्यूज मी, तो उसमें सबसे पहला चैलेंज वही होता है लॉन्च के समय आपको बहुत ही इंटेंस ग्रेविटी को फील करना पड़ता है, क्योंकि एक्सक्यूज मी, जो लॉन्च व्हीकल है बहुत हाई स्पीड से निकलता है एटमॉस्फेयर से बाहर, और कुछ ही सेकंड्स में आप स्पेस में होते हैं। मतलब वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, पर वही सबसे क्रिटिकल ड्यूरेशन भी होता है। और उस समय पूरा जो रॉकेट है, इट इज एसेंशियली ड्रिवन बाय कंप्यूटर्स, तो आपके पास कोई ऐसा कंट्रोल भी नहीं होता है। तो वो एक बड़ा क्रिटिकल फेज होता है। एक बार आप स्पेस में पहुंच गए तो यूजुअली एस्ट्रोनॉट्स को फिर ट्रेनिंग होती है, दे आर एबल टू अकोमोडेट। उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज आएगा वो होगा डॉकिंग। तो डॉकिंग भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट दूसरे के साथ डॉक करता है, मतलब उनके डोर्स लॉक हो जाते हैं ताकि एक में से निकल के आदमी दूसरे में जा सके। तो जैसे कि इनका स्पेसक्राफ्ट डॉक करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ, तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर कई बार हो चुका है, तो उसमें भी होपफुली कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली वापस स्पेस में टाइम स्पेंड करना, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसके लिए भी एस्ट्रोनॉट्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। और फिर वापस आने का प्रोसेस सबसे क्रिटिकल और सबसे रिस्की पार्ट वही होता है ना, क्योंकि इनफैक्ट लॉन्च के समय भी हालांकि आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो चीज, बट जब हम वापस आते हैं तो एक सही स्पीड पे स्लो डाउन करना पड़ता है और सही तरीके से, ताकि एटमॉस्फेयर जो है आप स्पेसक्राफ्ट को हार्म ना कर सके, उसको जला ना सके, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है उस समय, 2000 डिग्री से भी ज्यादा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, बट आई एम श्योर सुधांशु जी की जिस तरह की ट्रेनिंग है और जिस इंटेंसिटी से वो काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत आएगी, और हमारा मिशन बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं है, बल्कि लाखों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है। शुभांशु की बहन शुचि मिश्रा से हमने बातचीत की है, उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शुचि मिश्रा ने बताया कि शुभांशु बचपन से ही जुझारू थे और जो ठान लेते थे वो करके ही दम लेते थे। शुभांशु शुक्ला जो भारत के लिए इतिहास रचने जा रहे हैं, वो अपने घर में सबसे छोटे बेटे हैं। उनसे बड़े 2 बहनें हैं, उनके साथ हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं, शुचि मिश्रा। आइए बात करते हैं कैसा था बचपन का पल। तो शुचि, पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच, बिकॉज पल तो बचपन का सब भूल ही गए हम लोग। इतना ओवरवेलमिंग हो गया हमारे लिए अभी कि सब कुछ भूल गए कि बचपन में हम लोग क्या करते थे। अभी बहुत बचपना लगता है कि छोटे पर हम लोग कैसे लड़ाइयाँ करते थे, और पता नहीं था कि हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरी दुनिया इतिहास रचेगा। राइट, सो दिस इज अ प्राउड मोमेंट ओनली। तो जैसे अब वो भारत में इतिहास रचने जा रहे हैं, दूसरे आदमी है वो,
तो जब पहली बार पता चला था तो आपको कैसा लगा था कि वो नासा से जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में एक्सियम 4 के लिए? बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 40 साल बाद भारत से कोई सिलेक्शन हुआ है जो बाहर जा रहा है इस काम के लिए, तो ये अपने आप में ही एक है। अगर हम केवल इंडिया को ही लेते हैं तो इतनी पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें से एक आदमी सेलेक्ट होता है। एंड उन्होंने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, तभी उनका सिलेक्शन हुआ है वहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। ये उनका पहला है, इसके बाद गगनयान भी उनको मतलब करना है, तो उसके लिए जब पता चला आप लोगों की गगन मिशन पे जाएंगे तो आपको कैसा था, उस समय महसूस किया आपने? हाँ, गगनयान एक्चुअली पहले सिलेक्ट हुआ था गगनयान के लिए, तो वो पहली न्यूज़ थी हमारे लिए। तो वो ही अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसका सिलेक्शन हुआ है आउट ऑफ सो मेनी पीपल, एंड वो गगनयान के लिए जाएंगे, स्पेस में जाएंगे। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एयरफोर्स पायलट रहे हैं, टेस्ट पायलट रहे हैं, तो वो उनका स्पीड से और आसमान से कनेक्शन कंटिन्यूसली बना हुआ है। तो हम लोग धीमे धीमे यूज्ड टू हो गए थे कि हाँ ये ऊंचाइयों पे ही रहते हैं, ये ज़मीन पे कम चलते हैं। बट उसके बाद उनका स्पेस के लिए सिलेक्शन हुआ और गगनयान मिशन के लिए सिलेक्शन हुआ, तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसने और एक नॉच ऊपर चला गया। एंड उसी बीच में ये नया प्रोजेक्ट आया एक्सियम 4 और उसके लिए उनका सिलेक्शन हुआ। तो ये हमारे लिए ऐसा बियॉन्ड द ड्रीम काइंड ऑफ थिंग था कि हम लोग सोच भी नहीं सकते और सपने भी नहीं देख सकते कि सिलेक्शन होगा, प्रोसेस होगा और उसमें मेरा ही भाई, हमारे ही परिवार का बच्चा जो है वो सिलेक्ट होकर जाएगा। ये बहुत बियॉन्ड है, सोचने के बहुत बियॉन्ड है। जैसे माता जी ने बताया कि शरारत नहीं करता था, तो क्या सही में ऐसे थे कि शुभांशु जी शरारत नहीं करते थे? शरारती तो नहीं था, डिस्ट्रक्टिव बच्चा नहीं था, परेशान करने वाला तो था। मतलब अब ये मैं मदर की फीलिंग से तो नहीं, लेकिन बहन की फीलिंग से बोल सकती हूँ। आपस में हम लोगों की लड़ाइयाँ होती थी, बट बहुत सिली, जो बच्चों की जनरली लड़ाइयाँ होती हैं, स्टेशनरी को लेके, साइकिल को लेके, खेलने को लेके, तो वही बेसिक लड़ाइयाँ जो हर घर में होती हैं वो हमारी होती थी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था कि उसने कुछ परेशान किया हो या डिस्ट्रक्टिव हो, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। खेलते खेलते आज वो अंतरिक्ष में जाएंगे, तो इसके कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो शायद ओवरऑल डेवलपमेंट ही है उसको जो वहां तक ले गया है। उसका खुद का भी यही मानना है कि केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, बट ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। उसके लिए स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो वो इसको बहुत फुल फ्लेजेड वे से सपोर्ट करता है कि खेलने में इंटरेस्ट लेना चाहिए बच्चों को, केवल पढ़ाई ही नहीं करनी चाहिए। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और बधाई दी है, जी, उसको आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। और ये उनके लिए ही नहीं, मैं मतलब ऑब्वियसली वो सीएम हैं, बट ये हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे पूरे भारत के लिए, एज ए भारतवासी हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि उन्होंने हम सब के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट के लिए गेट खोला है, जिससे और बच्चे जो हैं इंस्पिरेशन पाएंगे और शायद उनको और कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में सुनीता विलियम्स भी स्पेस में कामयाबी का एक इतिहास रच कर लौटी हैं। आसनसोल में सुनीता विलियम्स की मोम से बनी एक मूर्ति इन दिनों चर्चा में है। यहां पर सुशांत रॉय वैक्स म्यूजियम में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये तस्वीरें देखिए, इस मूर्ति को बनाने में करीब 2 महीने का वक्त लगा और इस वैक्स स्टैचू के लिए अमेरिका से खास तौर पर एस्ट्रोनॉट्स का यूनिफॉर्म मंगवाया गया। मूर्ति की ऊंचाई भी सुनीता के असल कद के बराबर रही और इस मूर्ति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वैक्स म्यूजियम में आ रहे हैं। सुनीता विलियम्स की मोम की मूर्ति का अनावरण किया गया आसनसोल में और लोग इस म्यूजियम में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, इस वैक्स म्यूजियम में। और इस मूर्ति की लंबाई दरअसल सुनीता विलियम्स की लंबाई जितनी ही बनाई गई है। आसनसोल के वैक्स म्यूजियम से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिका से ये जो ड्रेस सुनीता विलियम्स ने पहनी है एस्ट्रोनॉट की, ये सीधी अमेरिका से मंगवाई गई है। और अब बात कर लेते हैं समंदर के नए पहरेदार की, जो न सिर्फ समुद्री सुरक्षा की गारंटी है बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत की पहचान भी है। दरअसल 18 जून को भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस अर्नाला शामिल होने जा रहा है, जो समंदर में दुश्मन के हर वार को नाकाम करने में सक्षम है। दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें पल भर में ही नष्ट करने में माहिर है। और खास बात तो यह है कि ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी है। समंदर में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत। आ रहा है दुश्मनों का काल, आईएनएस अर्नाला। समंदर की लहरों पर दुश्मनों पर काल बनकर टूटने वाली भारतीय नौसेना की ताकत अब और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए अब आईएनएस अर्नाला की तैनाती होने जा रही है।
इस स्वदेशी युद्धपोत को 18 जून को ओडिशा के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। ये महज एक युद्धपोत नहीं है, ये दुश्मनों के लिए तबाही का पैगाम है। कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और L&T शिप बिल्डर्स ने निर्माण किया है। महाराष्ट्र के वसई के पास ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर इस युद्धपोत का नाम रखा गया है। जिस तरह अर्नाला किले ने दुश्मनों से मराठों की सुरक्षा की थी, उसी तरह से युद्धपोत अब समंदर में भारतीय सरहदों की हिफाजत करेगा। भारतीय तकनीकी से बने इस युद्धपोत के आगे दुश्मन का टिकना नामुमकिन सा है। इसकी खासियत ये है कि ये देश का पहला एंटी सबमरीन युद्धपोत है, जिसकी लंबाई 77 मीटर है। इसका वजन 1490 टन से ज्यादा है। INS अर्नाला समंदर में 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। ये युद्धपोत तटीय जल में पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में माहिर है। इसकी रेंज 3300 किलोमीटर की है। इस युद्धपोत पर 7 अधिकारियों समेत 57 नौसैनिकों की तैनाती की जा सकेगी। इसमें ASW कॉम्बैट स्वीट लगा है, जो दुश्मनों के हमलों का जवाब देने के लिए हथियारों की तैनाती करेगा। दुश्मन के बड़े हमलों के अलावा INS अर्नाला कई छोटे खतरों से भी निपटने में पूरी तरह से सक्षम है और दुश्मनों के हर वार को नाकाम करने में माहिर है। मसलन INS अर्नाला पानी के नीचे निगरानी करने के साथ साथ समंदर में फंसे लोगों की तलाशी और रेस्क्यू में भी अहम साबित होगा। इसके अलावा ये युद्धपोत हल्के समुद्री खतरों से निपटने में भी पूरी तरह से सक्षम है। खास बात यह है कि इस युद्धपोत में 80% से ज्यादा सामान स्वदेशी है, जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी है। INS अर्नाला की तैनाती से न सिर्फ भारत की तटीय सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री ताकत और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई भी मिलेगी। और अब INS अर्नाला समुद्र पर प्रहरी बनकर सरहद की हिफाजत के साथ साथ दुश्मनों पर काल बनकर टूटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक गुड न्यूज ये भी है कि भारतीय एयरफोर्स को जल्द ही 3 मॉडर्न I-STAR स्पाई एयरक्राफ्ट मिलने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए है। इसका प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय जून के चौथे हफ्ते में होने वाली हाई लेवल मीटिंग में मंजूरी के लिए रखेगा। एयरक्राफ्ट मिलने के बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, जिसके पास यह हाईटेक टेक्नोलॉजी होगी। I-STAR स्पाई एयरक्राफ्ट की मदद से वायुसेना को दुश्मन के जमीनी ठिकानों जैसे रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम और मोबाइल टारगेट्स की सटीक जानकारी मिलेगी। इन तीनों एयरक्राफ्ट्स के अंदर लगने वाली सभी सिस्टम पूरी तरीके से स्वदेशी होंगे। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में गर्मी की। दरअसल इस साल जून महीने में यहां पर पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है और फिलहाल गर्मी और ज्यादा परेशान कर सकती है। दिल्ली NCR के साथ ही राजस्थान समेत देश के बड़े हिस्से में अभी गर्मी बढ़ने का मौसम विभाग का अनुमान है। हालांकि 4 से 5 दिन के बाद राहत मिलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जून का मौसम आने के बावजूद गर्मी से राहत थी, लेकिन अब एक बार फिर भीषण तपिश लोगों के साथ ही पशु पक्षियों को भी परेशान करने लगी है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्से बेतहाशा तपने लगे हैं। दिल्ली में एक दिन पहले गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। गर्मी से परेशान लोग पेड़ की छांव से लेकर छाता से राहत पाने की कोशिश करते दिखे। अभी तो यहीं बैठे हैं क्योंकि अभी ज्यादा धूप है, सोच रहे थोड़ा। इस साल जून महीने में पहली बार दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार को सफदरगंज वेदर स्टेशन पर अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस तो पालम वेदर स्टेशन पर 42.6 डिग्री तक पहुंच गया। लोधी रोड पर
42.3 डिग्री तो सेंट्रल रिज इलाके में 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दक्षिण दिल्ली के आया नगर में सबसे ज्यादा 44.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत और मैदानी इलाकों में हीट वेव का दौर फिर से लौट आया है। हालांकि इसकी उम्र अगले 4 से 5 दिनों तक बताई जा रही है। 11 जून तक गर्म हवाओं का थपेड़ा उत्तर भारत में हम सबको परेशान करेगा। मौसम में बदलाव का असर हमने मई महीने में देखा है, लेकिन जून के इस दूसरे सप्ताह में गर्मी थोड़ी बढ़ी है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा बढ़ी है, और जिसका असर उत्तर भारत के तमाम इलाकों में दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यहां तक कि दिल्ली एनसीआर में भी। लेकिन 12 तारीख के बाद मौसम में बदलाव फिर होगा, मानसून अपनी रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए इन गर्म हवाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हवा में ज्यादा नमी के चलते गर्मी और ज्यादा महसूस होगी। मौसम विभाग की तरफ से गर्मी को लेकर फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया गया है। रात के समय भी गर्मी से खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तापमान ज्यादा होने से रातें भी गर्म रहेंगी। मौसम विभाग ने लोगों से गर्मी से बचाव के उपाय करने के साथ ही दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। हीट वेव की दूसरी लहर पश्चिमी राजस्थान से होते हुए दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही है। राजस्थान के कई इलाके भीषण तरीके से तप रहे हैं। श्रीगंगानगर में रविवार को 47.4 डिग्री सेल्सियस तो बीकानेर में 46 डिग्री, बाड़मेर में 45.9 डिग्री, चूरू में 45.6 डिग्री, फलोदी में 45.4 डिग्री, जैसलमेर में 45.2 डिग्री तो कोटा समेत कई दूसरे शहरों में भी तापमान 45.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के अलावा देश के और भी कई दूसरे हिस्सों के लिए गर्मी परेशानी का सबब बनी हुई है और ये अभी और ज्यादा परेशान कर सकती है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमारा यही अनुमान है कि हीट वेव आने का पॉसिबिलिटी है। स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान की बात करें 9 तारीख से हीट वेव आने का पॉसिबिलिटी है। अगर बाकी हिस्सों की बात करें साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, जहाँ साउथ उत्तर प्रदेश या नॉर्थ मध्य प्रदेश, वहाँ भी हीट वेव 10 तारीख से आने का अनुमान है। मीन 10, 11, 12, 13 हीट वेव रह सकता है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भी गर्मी का प्रकोप रहने का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 11 जून के बाद मौसम में बदलाव संभव है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 जून से हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन तब तक लोगों को, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को सावधानी बरतने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।